नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज से इस सेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें पार्ट नंबर 4 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आज उसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना पेन और बिना रजिस्टर के आराम से बैठिएगा, क्योंकि बेबाक यहाँ पे बिंदास अंदाज में जो आपको एक डायग्राम से स्टडी फंडा परिवार या एक स्टोरी नुमा है नहीं, कहानी हो गई, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हो गए जो आपको डायरेक्ट याद कराने में हेल्प करते हैं। उनके साथ यहाँ पे सेशन की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर CSF ASI LDC एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो बेटा आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप पे यहाँ पे कम्युनिटी में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जुड़ जाइएगा और आपको सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अब बिना देरी के यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि DPSP, हाँ बच्चा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को यहाँ पे शॉर्ट में बोला जाता है DPSP, फंडामेंटल राइट FR। बार बार नाम नहीं लूंगा, पहले इन दोनों में अंतर समझते हैं, क्योंकि क्या है ना, एक छोटा सा जहां पे आपको इन दोनों में अंतर पता होना जरूरी है। जैसे ये पार्ट नंबर 30 में बेटा, यहाँ पे 3 में, और ये किसमें, पार्ट नंबर 4 में। सही, तो यहाँ पे ये अंतर। दूसरा, इसे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है, और यहाँ पे ये आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। पहले तो यही बेसिक सा अंतर पता होना चाहिए। अब इसे मैंने पॉइंट दिए हुए और उन्हीं पॉइंटों को एक बार समझेंगे। जैसे पहला पॉइंट है नेचर। इसका नेचर कैसा है बेटा, जस्टिबल। जस्टिबल का मतलब होता है जिसे कोर्ट के द्वारा लागू कराए जा सके, या जिसे कोर्ट के माध्यम से, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 32, आप कहां जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर यहाँ पे 226 आप कहां जा सकते हो बेटा, हाई कोर्ट। मतलब आप 226 में और 32 में फाइनली अगर आपको कहीं पे भी फंडामेंटल राइट कम होते हैं, छीन जाते हैं या नहीं दिए जाते, तो आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। इवन यहाँ पे अगर DPSP में ऐसा कुछ होता है तो बेटा ये क्या है, इनमें आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है नॉन जस्टिबल, या इन्हें आप कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते। बात क्लियर। देन पर्पज क्या है इनका, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टी। मतलब यहाँ पे आपका इंडिविजुअल मतलब है, जिससे मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल राइट में हीरो कौन है बेटा, यहाँ पे पर्सन भी है, सिटीजन भी है, माइनॉरिटी भी है। जबकि DPSP के अंदर जो हीरो है वो है स्टेट, बोले तो राज्य। सही, तो यहाँ पे राज्य आपका हीरो होता है, सारी भूमिका उसके साथ होती है। और यहाँ पे आप से मतलब इंडिविजुअल, चाहे वो पर्सन है, सिटीजन है और माइनॉरिटी है। बात क्लियर। देन यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। सही, यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक, यहीं पे आपका राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, राइट टू अगेंस्ट आर्टिकल 23 से और यहाँ पे 24 तक। ये टाइम है, ये सब किसमें है बेटा, यहाँ पे बात हो रही है, सारे एग्जाम्पल है फंडामेंटल राइट्स है। जबकि काम का अधिकार, राइट टू एजुकेट, लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल बर्थ, ये सब अधिकार कहाँ से है, ये है DPSP से। यहीं पर ये अब लीगल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट गारंटी फॉर इंडिविजुअल, मतलब ये क्या है, अगर मैं कहूं ये अपने आप में फंडामेंटल राइट क्या है बेटा, गारंटी है। सही, फंडामेंटल राइट ना तो ले जा सकते, ना दिए जा सकते और ना छीनने जा सकते। और ये गारंटी मतलब ये सब कौन लेता है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। जबकि DPSP ऐसा यहाँ पे डायरेक्ट मतलब एक तरह से गारंटी नहीं है, ये आपको सरकार की नीतियां हैं, समाज से उद्धार के लिए अगर बनाना है तो बना दीजिए, और नहीं तो भाई अगले 5 साल में आपकी सरकार हम बदल देंगे। जनता के हाथ में बस इतना ही, मतलब इनका जो है DPSP में आप कोई भी इंडिविजुअल नहीं इसे आप ले सकते हो। सही, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एनफोर्समेंट कैन बी डायरेक्टली एनफोर्स्ड इन द कोर्ट। अगर नहीं आपको शासन नहीं दे पा रहा तो आप कोर्ट से ले सकते हो, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सही, यहाँ पे स्कोप क्या है, इंडिविजुअल राइट के लिए आप लड़ाई कर सकते हो, मतलब एक तरह से फाइट आपकी किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। जबकि यहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए, यहाँ पे ओवरऑल समाज आपका कंसीडर होगा, सोशल वेलफेयर आपका कंसीडर होगा। अगर ओरिजिन की बात करो तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट USA के बिल ऑफ राइट से ले रहे हैं, जबकि DPSP आपका बेटा कहां से ले रहे हैं, आयरिश बोले तो आयरलैंड से। अच्छा, एक बार सवाल में यहाँ पे क्या करा है, इन्होंने कह दिया आयरलैंड ने भी DPSP कहां से लिए, तो याद रखना बेटा स्पेन से। सही, आयरलैंड ने भी कहां से लिए, स्पेन से। तो ये बेसिक अंतर थे जो मैंने आपको यहाँ पे मोस्टली एग्जाम में यही आता है, DPSP और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या है, मैंने वो सब डिटेल बता दी, क्योंकि ये दोनों सेम से लगते हैं, जबकि सेम नहीं है। ये अंतर इतना है जैसा हमारी लाइफ में नहीं है एक बॉयफ्रेंड और एक बेस्ट फ्रेंड, अब जबकि दोनों का शॉर्ट फॉर्म भी BF ही है। अब मतलब ये समझ ले दोनों लगते भी सेम ही है भाई, जो कट रहा है
वो हुआ यहाँ पे बॉयफ्रेंड, और जो बच रहा है वो है बेस्ट फ्रेंड। अब दुनिया में क्या है, दुनिया तो समझ में समझो जाओ, है नहीं? तो यहाँ पे हमें पता है कौन बच रहा है कौन बच रहा है। तो ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में भी इतना ही अंतर है जितना बॉयफ्रेंड में और बेस्ट फ्रेंड में, मतलब धरती आसमान का अंतर, समझ रहे हो ना? वही अंतर बेटा यहाँ पे है। प्लीज कंसिडर होता है। अब इस टॉपिक को एक सब आर्टिकल यहाँ पे थोड़ा सेशन को समझते हैं, सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा राज्य की परिभाषा, तो वहां पे लिखी हुई आर्टिकल नंबर 36 में। आपको याद होगा जब मैंने आर्टिकल नंबर 12 पढ़ाया था यहाँ पे फंडामेंटल राइट में, तब साफ बता दिया था आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में और आर्टिकल नंबर 152 में। इसमें बेटा स्टेट की जो डेफिनेशन है, राज्य की जो परिभाषा है वो सेम है। सेम से मतलब पार्लियामेंट से, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव और साथ ही साथ यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से, प्लस यहाँ पे अथॉरिटी, जो भी आपका यहाँ पे अथॉरिटी डिफाइन है। तो कुल मिलाते इन सब को मिलाते क्या बनता है, राज्य की परिभाषा। तो कुल मिलाते यहाँ पे चीज मैंने बता दी थी, सही। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 37, ये है इसकी पूरी जान। जान से मतलब ये है, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट अप्लाई दीज प्रिंसिपल इज मेड इन लॉ एंड पॉलिसीज बट दे आर नॉट जस्टिफिकेबल, दिस मीन्स दैट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। मतलब ये कहना चाह रहा है ये न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें अदालतों के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये बात कहां पे लिखती है कि जीपीएसपी को लेते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकता। ये बात सबसे पहले इसी आर्टिकल में इन्होंने लिख दी कि भैया अपने आप में फंडामेंटल राइट जस्टिफिकेबल है, जबकि जीपीएसपी जस्टिफिकेबल नहीं है। मे भी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देन ये आर्टिकल नंबर 38 में क्या कहा गया बेटा, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आपका जो यहाँ पे द स्टेट जो राज्य है शैल स्टेट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ एंड सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस एंड मिनिमाइज इक्वलिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब आप इसे आराम से शब्दों में समझिए। एक शब्द है यहाँ पे मोटो, सही। यहाँ पे एक वर्ड है मोटो। मोटो का हिंदी में मतलब होता है यहाँ पे उद्देश्य। हाँ जी, कभी ये हरियाणा वाले आपको तो वही नजर आया ना, हायरी मेरी मोटो पीले सूट वाली। नहीं नहीं, मैं गाने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 38 डीपीएसपी की बात कर रहा हूँ। इसका मोटो क्या है बेटा, यहाँ पे सोशल वेलफेयर, सही। यहाँ पे सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट, राइट, ऑफ स्टेट मतलब राज्य के यहाँ पे आपको ज्यादा में कल्याणकारी राज्य, सही। एक आम शब्द में इसे ले सकते हो, यहाँ पे मोटो क्या है बेटा, कल्याणकारी राज्य का बढ़ावा करना, सही। राज्य का क्या करना है, यहाँ पे बढ़ावा। चलिए मैंने लिख दिया मैक्सिमम, मतलब आप कल्याणकारी राज्य का गठन करोगे। और कल्याणकारी कौन सा होगा, जहां पे सोशलिज्म इक्वल हो, जहां पे आपका सोशल, यहाँ पे इकोनॉमिकल इक्वल हो, और यहीं पे आपका पॉलिटिकल, से ये क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे सब रूप में ज्यादा से ज्यादा मतलब एक तरह से विकास होना चाहिए। यही बात आर्टिकल नंबर 38 में बहुत सिंपल शब्दों में समझाया गया है। अगर पूछता है इसका मोटो क्या है तो आपको ध्यान रखना है कल्याणकारी राज्य। अब बात करूंगा 39 और 39 ए से। थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट से दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे बेटा, प्यार से समझते हुए चलिए प्लीज। यहाँ पे इसने क्या कहा है 39 में, यहाँ पे क्या कहा गया, इन्होंने साफ कहा है बेटा यहाँ पे 39 में, ये एक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, सही। यहाँ पे सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए, सामान्य भलाई के लिए संसाधनों का वितरण। मतलब सिंपल सा, इसमें एक वर्ड ध्यान रखिए 39 में, वो है इक्वल, सही। यहाँ पे एक वर्ड की बात हुई वो है इक्वल, मतलब एक तरह से समानता। समानता से मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं एसआई, वो आपका मेल है और दूसरी साइड में बेटा एसआई यहाँ पे फीमेल है, तो आप राज्य में यहाँ पे भेदभाव नहीं करोगे। अगर इसकी सैलरी 50,000 है तो इसकी सैलरी भी 50,000 होगी। वजह साफ है, मेरे राज्य में आर्टिकल नंबर 39 है जो साफ साफ कहता है कोई भी भेदभाव आजीविका लिवलीहुड में नहीं होना चाहिए, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मेल है, फीमेल है, आपका इस भेदभाव नहीं होना चाहिए, सही। 39 का ए क्या कहता है, फिर इसे समझ लीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोटिंग जस्टिस फ्री लीगल एड टू द पुअर। बच्चे पहले तो ये समझिए, इसे बाद में जोड़ा गया, मतलब 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। इन्होंने कहा न्याय को बढ़ावा देने के लिए समान अवसर, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। देखो अब यार आप बात कर रहे हो इक्वलिटी की, किसमें, आर्टिकल नंबर 38 9 में।
तो जब इक्वालिटी की बात हो ही रही है, यहीं पे एक गरीब ने किसी अमीर का मर्डर कर दिया वजह साथी कोई भी मतलब सेक्सुअल हेरेसमेंट या आपको कुछ भी ऐसा केस हो रहा था जहां पे उस अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में क्या करा, उस अमीर को मार दिया। अब गरीब के पास तो बेचारे वकील करने के पैसे नहीं थी, वो पैसे देती हाँ जी मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या करेगी, आपको बेटा आर्टिकल 39A में एक फ्री एडवोकेट देगी जो कि कोर्ट अपने माध्यम से देती है, और वो कहां पे सरकार सुविधाएं दे रही है, आर्टिकल नंबर 39A में। कोई भी सरकार, मैं फिर समझा रहा हूं बेटा, यहां पे आपका घर बैठे कोई योजना नहीं चलती, सब की सब आपका डीपीएसपी में डिफाइन है। सही, जैसे आर्टिकल नंबर 40 समझिए और ये समझ लेना बेटा, एग्जाम में सबसे ज्यादा सही, यहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस सवाल पे पूछने के। सही, अब ये क्या कह रहा है बहुत प्यार से समझिए, ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के रूप में संरचित करें। पहली बात, इस सेल्फ गवर्नमेंट में एक शब्द समझिए, यहाँ पे एक लॉर्ड रिपन हुआ करते थे, इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का स्टार्ट किया था। सही, यहाँ पे हालांकि हमारी वैदिक सभ्यता तो इससे बहुत जुड़ी हुई है, हड़प्पा सभ्यता इससे जुड़ी हुई है, लेकिन आप थोड़ा सा यहीं पाइए, मैं मतलब एक कॉमन सवाल बता रहा हूँ मॉडर्न इंडिया का, कि बताइए स्थानीय स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट वो वर्ड किस आपका यहाँ पे वायसराय ने इस्तेमाल किया था, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लॉर्ड रिपन से। इसके बाद क्या है यहाँ पे स्वशासन, स्वशासन का मतलब है बेटा यहाँ पे एक सबसे ऊपर होता है जिला, जिले के नीचे होता है यहाँ पे ब्लॉक, और ब्लॉक के नीचे होता है यहाँ पे ग्राम। ये त्रिस्तरीय से इसे कहा जाता है त्रिस्तरीय, थ्री टायर से, थ्री स्तरीय, या आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो थ्री टायर, राइट। इस टाइप से जो आपका यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट LG, जो लोकल गवर्नमेंट है वो इस टाइप से खड़ी होती है, और इसमें आपका ये ब्लॉक, जिला और ग्राम होते हैं। और बलवंत राय मेहता से, ये भी ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता की कमेटी ने यहाँ पे 1957 में इसे इंट्रोड्यूस किया था, त्रिस्तरीय वाले फॉर्मूले को। बात क्लियर हो गई। ये मतलब आपको गांव पे, ब्लॉक पे और जिला स्तर पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे नेताओं का निर्माण करना चाहिए, या कह लीजिए प्रतिनिधियों का निर्माण करना चाहिए। गांधी के 5 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत था ग्राम पंचायत का गठन, है नहीं, वो चाहते थे गांव की चौपाल से भी देश की संसद तक नेता जाएं, और उसका माध्यम यही हो सकता है। फाइनली 2 अक्टूबर 1959 एक जने हैं नागौर से, नागौर कहां पे, राजस्थान में, यहां पे पहली बार फर्स्ट टाइम क्या हुए थे बेटा, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे। सही, ग्राम पंचायत के यहाँ पे चुनाव हुए थे, तो ये भी कंसीडर रखना, कहां पे, राजस्थान के नागौर में। और हाँ आपको बता दूं, ये आर्टिकल नंबर 40 तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पूरी कहानी पढ़ोगे आप पार्ट नंबर 9 में, 9 के A में, या आपने बहुत जब मैंने पढ़ाया था शेड्यूल नंबर 11, सही, शेड्यूल नंबर 11 इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो स्थानीय ग्राम पंचायतों का जो कंसेप्ट था, ये हमने जब संविधान बनाया था तभी लागू नहीं कर दिया था, इसे बाद में यहाँ पे बच्चे ध्यान देना 73वें 73 से 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से क्या दिया लागू, 24 अप्रैल 1993 से इसे क्या कर दिया, लागू कर दिया था। तो तभी से तो हम 24 अप्रैल, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, हम क्या बनाते हैं यहाँ पे पंचायत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सही, पंचायत दिवस से, तो कुल मिलाते इस दिन से अब मेरे देश में क्या होता है, यहाँ पे यही त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन काम करता है। सही बच्चा, फिर देखिए हमारी एक पूरी कोशिश है आप तक हर एक डाटा पहुंचाया जाए। अगर उसके बाद भी कोई आपको जानकारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, तो इस संपूर्ण बैच में जो CISF ASI LGC के लिए स्पेशल है, आप जो भी आपको जानते चाहिए इस कम्युनिटी इस पे जाते हैं, आप सवाल डालिए, जवाब हम आपको देंगे। राइट है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 41 और 42 दोनों को अंतर समझते हैं। 41 में क्या कहा गया है यहाँ पे, सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिक एंड डिसेबल्ड। इन सबसे योजनाओं से संबंधित कौन होता है बेटा, आर्टिकल नंबर 41। चलिए मैं जैसे समझा रहा हूं आपको, अगर सरकार यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दे रही है, सही, यहाँ पे सरकार क्या करती है बेटा, बेरोजगारी भत्ता, तो आपको क्या लग रहा है सरकार बेरोजगारी भत्ता में घर से दे रही है, वृद्ध योजना जिसमें अटल पेंशन योजना आजकल चल रही है, सरकार कोई भी घर से नहीं देती मेरे बच्चा। आयुष्मान योजना, सही, आयुष्मान योजना, देन यहाँ पे विकलांग योजना, सही, यहाँ पे विकलांगों के लिए योजना जो भी चलती है, सही, यहाँ पे काम के लिए, काम से मतलब है यहाँ पे जैसे मनरेगा हो गया, शिक्षा से संबंधित आ जाइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है नहीं, बेटी पढ़ाओ
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये ऐसी ऐसी योजनाएं जो हैं, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मोदी सरकार या कोई भी सरकार घर से बना रही? नहीं बेटा, सब की सब योजनाएं ये आपका कहीं ना कहीं से आर्टिकल नंबर 41, 42 ऐसे ही निकलती हैं। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं, रटा नहीं रहा। आप ये समझिए, कोई भी सरकार, कोई भी मोदी या योगी, कोई भी सीएम अपने घर से योजनाएं नहीं बांटते, सब संविधान में लिखा हुआ है। सही, तो उन्हीं के कंसीडर पे आपको योजनाएं बनानी होती है। बना ली तो आपकी सरकार दोबारा से आ जाएगी, और नहीं बनाई तो टाटा बाय बाय। सही, यही होता है। मोदी सरकार अच्छी योजनाएं बना रही है तो 2 बार से लगातार है। जिस दिन लगेगा हाँ योजनाएं सिर पर जा रही हैं, देखिए मैं किसी भी राजनीति से पॉइंट नहीं रखता, लेकिन हमें पढ़ना है, समझना है, तो चीजें रिलेट करनी होंगी। आइए 42 में बात करते हैं। यहाँ पे काम की न्याय संगतता, मानवीय स्थिति और मातृत्व सहायता, 3 वर्ड हैं। काम की न्याय संगतता, ये सब इनसे भी रिलेटेड योजनाएं बनती है। काम की न्याय संगतता से मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था, एक एसआई मेल है और एक एसआई यहाँ पे फीमेल है। अब बेटा अगर बाई चांस यहाँ पे नाइट ड्यूटी आ जाए, भाई सैलरी तो दोनों 50,000 मिल रही है, तो यहाँ पे जो नाइट ड्यूटी होगा वो किसके लिए पॉसिबल होगा, मेल के लिए। तो ये जस्टेबल बात बोल रहा है कि भाई थोड़ा बहुत न्याय होना चाहिए, फीमेल नाइट ड्यूटी ना करे जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। सही। देन मानवीय स्थिति, अगर आपसे 8 घंटे की ड्यूटी है और उसके बावजूद आपसे लगातार यहाँ पे 36 घंटे तक काम कराया जा रहा है, तो क्या ये ह्यूमन कंडीशन है? नहीं यार, 36 घंटे तक आप इससे कैसे एक साथ खड़े हुए काम करा लोगे? कहीं ना कहीं इसे नहाना धोना सोना, या आपको कह लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा बेटा, नींद भी लेनी होगी, खाना भी खाना होगा। तो ये सब ह्यूमन कंडीशंस है, आप किसी के साथ इतना यहाँ पे मानवीय कार्य करने होंगे, ना कि अमानवीय। राइट। देन मातृत्व उपवास से मतलब क्या है, जैसे आपने सबने सुना होगा कि 26वीं की छुट्टी किसके लिए, यहाँ पे मम्मी को मिलती है नहीं? हमारे देश में क्या मिलता है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में मम्मी है तो उन्हें 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है, जबकि यहीं पे पापा के लिए 1 दिन भी नहीं है। सही। तो यहाँ पे पापा चिल्लाने लगे, भाई भाई मैं भी पापा बना हूं, मुझे 1 सप्ताह की तो छुट्टी दे दो, मम्मी को 6 दिन क्यों दे रहे हो, 6 महीने की। सही, 26 सप्ताह का मतलब होता है 6 महीने के आसपास लगभग। मतलब मम्मी को इतनी छुट्टी है और मुझे यहाँ पे आपका 6 दिन की भी छुट्टी नहीं है, जबकि वो मम्मी बनी है तो पापा तो मैं भी बना हूं। तो मेरे भाई ये सुविधाएं आपके लिए नहीं है, यहाँ पे साफ साफ मैटरनिटी रिलीफ लिखा हुआ वर्ड है। तो मे भी शायद अब आपको ये चीजें कंसीडर हो रही होंगी। मेरा कंटेंट आपको एक शब्द समझाएगा बेटा। सही। जैसे अब बात करूंगा मैं 43 से। अच्छा, मैं यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 43 से ही नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा आपका 43 के साथ साथ 43A और 43B। क्लास इन दोनों समझना, हमें जब पढ़ते तब इन दोनों में फर्क नहीं समझ में आता, आज मैं समझाऊंगा। सही। 43 क्या बोलता है, साफ साफ सुरक्षित काम, जीविका, मजदूरी, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। मतलब इसमें कुछ इंडस्ट्री ऐसी है बेटा, इंडस्ट्रीज है नी, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका खादी उद्योग से, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, इन सब को क्या करना, यहाँ पे एक मैक्सिमम लेवल पर प्रमोशन देना। सही, यहाँ पे क्या करना, एक मैक्सिमम लेवल पर प्रमोशन देना, मतलब इन चीजों को बढ़ावा देना है नहीं। आपको चाहे वो लघु हो, कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो, इन्हें आपको खादी उद्योग को सबको बढ़ावा देना होगा। गांधी के प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ये भी था, लेकिन बाद में इन्हें समझ में आता है 43B मतलब 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में कि भैया ये बात तो सही है, आपने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, लेकिन उसमें काम करने वाला जो वर्कर है, मजदूर है, उसे भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का हिस्सा बनाइए। आपने एक मूवी है, जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना, लाडला। सही, लाडला, अनिल कपूर है बेटा इसमें मूवी में। सही है। तो अनिल कपूर मजदूर यूनियन का अध्यक्ष होता है। वजह साहब है यार, आप मजदूरी का काम किसमें, इंडस्ट्री में। अरे इंडस्ट्री में सबकी बात चल रही है, लेकिन कहीं एक मजदूर पीछे बैठा हुआ है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो उसी की है। तो इन्होंने कहा यार इससे भी तो मैनेजमेंट में हिस्सा होना चाहिए कि हाँ जी हमारी आवाज सुनो, हमारी सैलरी इतनी बढ़ाओ, हमें प्रमोशन, मतलब एक तरह से सही टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों को स्कूल की सुविधाएं, ये सब दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं 43 का ए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे लेके यहाँ पे मजदूरों को उन्हें मतलब एक तरह से मैनेजमेंट में लेने के लिए। फिर इन्हें समझ में आया 43 का बी, जो कि 57वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बेटा 2011। कभी कभी इसका अमेंडमेंट ही पूछता है। इन्होंने द स्टेट शैल प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सही, यहाँ पे इस गांव की भाषा बोला जाता है सहकारी समितियां। सही, हमारे गांव वाले बच्चे जानते होंगे कि गांव में सहकारी बैंक होता है, या नो डाउट गोदाम होता है, बैंक होता है। आपके इस टाइप के यहाँ पे जो गन्ना मिल होता है, इस टाइप की जो सोसाइटी है ना, तो वो आपका गठन कहां से हो रही है,
आर्टिकल नंबर 43 से बी में। बात क्लियर हो रही है? तो ये 43, 43A और 43B मैंने तीनों ही कंसीडर करा दिए। अब बात करूंगा आर्टिकल नंबर 44 और ये एग्जाम में आने वाला सबसे तूफानी सवालों में से एक सवाल है, क्योंकि वजह साफ है, करंट में ये बहुत हाईलाइटेड है बेटा। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, मतलब नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। पहले तो ये समझिए, यहां पे वर्ड सिटीजन लिखा है, पर्सन वर्ड नहीं लिखा बेटा। सही, यहाँ पे ये कंसीडर लेना, पर्सन वर्ड नहीं, यहाँ पे सिटीजन वर्ड है। दूसरी बात, इन्होंने कहा है क्या होता है, तो बेटा आपको बता दूं, समान सिविल संहिता का मतलब होता है देश में सभी धर्मों के लिए, सही, सभी धर्मों के लिए समान कानून का होना जरूरी है। बात क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूँ, यहाँ पे हिंदू है, एक मुसलमान है, दोनों दोस्त है नहीं, हिंदू और मुसलमान, यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त है, नो डाउट। हिंदू की एक शादी हुई, मतलब कहा जाता है 7 जन्मों का संबंध, और वहीं पे मुसलमान दोस्त जो है यहाँ पे 4 शादी अलाउ है, एक हो गई। इसी बैच में 2 साल बाद में यहाँ पे अपने हिंदू के भाई के घर में तो जो है बर्तन बज रहे हैं, मतलब झगड़ा हो रहा है, और यहीं पे जो मुस्लिम भाई है वो अपनी तीसरी शादी करके ला रहा है आफ्टर 2 इयर्स बाद। मतलब समझ रहे हो ना, हमारे घर में तो बर्तन बज रहे हैं, उसके घर में डीजे बज रहा है। तो यहाँ पे अब उसने यही चीज समझाया, यहाँ पे सुप्रीम मतलब एक तरह से कानून ये कहना चाह रहा है कि भैया या तो उससे भी 3 शादी अलाउ हो, या यहाँ पे उस मुसलमान से भी एक ही शादी अलाउ हो। जिससे नॉर्मल सी बात है यार, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जब बर्तन बजने की बारी आवे तो दोनों ज्यादा बाहर सुख दुख तो बतला लें। ये कहानी सिर्फ ने आपको समझाने को बनाई है, सही। तो आप इतना समझ लीजिए बेटा, मेरे देश में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू और मुसलमान हो सबके लिए, या तो एक शादी यहाँ पे हिंदू थी तो एक ही मुसलमान थी हो, या 3 शादी उसकी, तो नॉर्मल सी बात है, दोनों के घर में 3 बार डीजे तो बजेंगे। तो यहाँ इस कहानी में ये समझाया गया। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक सवाल बहुत अच्छा है, जैसे आपका गोवा एकमात्र ऐसा यहाँ पे स्टेट है जहां पे आज भी यहाँ पे कॉमन सिविल कोड है, नहीं कॉमन सिविल कोड ये लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लीजिए, कॉमन सिविल कोड कह लीजिए, जबकि अब उत्तराखंड भी है, सही, अब आईपीएच में उत्तराखंड भी है, वरना ये पूरे भारत में कहीं भी लागू नहीं होता। ओनली यहीं पे आप क्या किया जा सकता है, एनफोर्समेंट किया जा सकता है, सही, गोवा में और यहाँ पे आपका उत्तराखंड में। 45 क्या कहता है, अर्ली चाइल्डहुड फेयर एंड एजुकेशन। अच्छा, इस शब्द को बहुत प्यार से समझना, फेयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल 6 ईयर ऑफ एज। मतलब आप इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे आपका कि 6 साल से उम्र से कम बच्चे को यहाँ पे फेयर भी होगा और एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मिड डे मील योजना सुनी होगी, सही, मील योजना, या आपने स्कूल में सुना होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म बांटना। तो सरकार यहाँ पे यूनिफॉर्म वैसी नहीं बांट रही, मिड डे मील योजना वैसी नहीं बांट रही। यहाँ पे ये सब कहां से आ रहा है बेटा, छोटे बच्चों के लिए आर्टिकल नंबर 45 से यहाँ पे इस चीज की सुविधा दे रहा है। इसके बाद आइए यहाँ पे 46 और 47 दोनों को समझते हैं। पहले 46 क्या कह रहा है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल। पहले शब्द समझिए, यहाँ पे इसने बात किससे दी है बेटा, प्रमोशनल ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। कहा कि भैया अनुसूचित जनजाति जो भी SC ST है, मैं आप सब दोस्त समझा रहा हूँ, SC ST या OBC, इनमें जो भी कमजोर वर्ग है उसे एक स्कॉलरशिप से यहाँ पे क्या दिया जा सकता है बेटा, उसे स्कॉलरशिप दीजिए। जैसे हमारे यूपी में आपका लैपटॉप भी दिए जाते थे, साइकिल भी दी जाती थी, या नो डाउट आज के टाइम में अगर 20,000 10,000 रुपए भी अगर आपने पास आउट दे दिए टॉपर को, जिला टॉपर को, SC ST को, तो बेटा ये क्या दे जा रहा है, ये यहाँ पे सरकारें घर से योजनाएं नहीं चला रही। मोदी जी आपने अखिलेश भैया यहाँ पे घर से लैपटॉप नहीं बांट रहे, सबका सब आर्टिकल नंबर 46 में डिफाइन है। अब समझे बच्चे पार्टी। इसके बाद आइए 47, वो क्या कह रहा है, राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोहिबिटिंग द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा उड़ता पंजाब से। इस उड़ता पंजाब में क्या था, यहाँ पे पंजाब में दारू, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब क्या है, आम बात है। तो इन्होंने कहा भैया पूरे राज्य में और मत बनाइए, क्योंकि मेरे देश का, मेरे राज्य की जिम्मेदारी है आपको पोषक तत्व या पोषक खाना देना, सही, न्यूट्रिएंट्स विद फूड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी ने अभी कोविड टाइम पे क्या दिया था, आपको गेहूं, चावल, चीनी ये तो सब मिल ही रहा था, साथ ही साथ आपको चना मिलना भी फ्री शुरू हो गया। वजह क्या है, चने साथ ही तो यहाँ पे
नो डाउट टीचर ना फ्री आ रहा है, नहीं बेटा, यहाँ पे सरकार आपके पोषण स्तर का ध्यान रखना चाह रही है। तो यहाँ पे कोई भी सरकार घर से नहीं बांटती, सब के सब यहाँ पे संविधान में डिफाइन है। हाँ, इन्होंने कहा भाई एक तरफ आप पोषण का ध्यान रख रहे हो और दूसरी तरफ आप दारू बांटे हो, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। बट पूरा रेवेन्यू के लिए करना पड़ता है, टैक्स के लिए सरकारें चलाती हैं। अदरवाइज देख लो हमारे बिहार में क्या आपका टैक्स दारू है बैन? बैन है ना, बैन क्यों है? 347 ने ये बात लिखी है कि अगर आप करना चाहो बंद तो कर सकते हो। अब क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद आइए यहाँ पे 48 और 48, 48, 49 इन्हें समझिए। यहाँ पे 48 में क्या रहता है बेटा, बहुत प्यार से समझना क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं लेकिन यहाँ पे इनसे रिलेटेड सवाल आता है। 48 में बात की हुई है ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न लाइन, मतलब कृषि और पशुपालन को आधुनिक तरीके से व्यवस्थित करना। यहाँ पे बात किसकी हुई है? कृषि और पशुपालन की। बहुत प्यार से समझिए, जितनी भी कृषि क्रांति है, सही, यहाँ पे जितनी भी कृषि क्रांति या मैं इन्हें एग्रीकल्चर रिफॉर्मेशन रिवोल्यूशन बोल लूंगा, सही, जैसे आपका ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये इस टाइप की जितनी भी आप देखते हो ग्रीन रिवोल्यूशन, ये सब कहां से आए बेटा? ये सब इस टाइप की सरकार की योजनाएं जो है यहाँ पे आप कह लीजिए, ये वर्ष जो है ये कहां से आते हैं? 40 यहाँ पे 8 में, सही। पशुपालन के लिए बहुत सारी योजनाएं आ जाती हैं, तो यहाँ पे सब यस आती हैं, लेकिन यहीं पे एक 48 का ए आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा 42वें संविधान संशोधन में 1976 में भैया ऐसा है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और वनों और वन्य जीवों को सुरक्षित करे। वन से मतलब है यहाँ पे एनवायरमेंट, सेफगार्ड, फॉरेस्ट, आपका टाइगर हो गया, हाथी हो गया जी, इस टाइप की जितनी भी वो है बेटा, इन्हें क्या करना होगा? यहाँ पे सेव प्रोटेक्ट करना होगा। और इस बात को इसमें समझाया 48 ए में, यदि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 देख लीजिए, ये आपका एनवायरमेंट एक्ट आया था 1986, कहां से आए? सब 48 पे ए से। तो ये अंतर है 48 में और 48 पे ए में। दूसरा है 49, इसमें क्या था? प्रोटेक्शन एवर मॉन्यूमेंट्स और प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। पहले ये आर्टिकल नहीं था लेकिन हाल फिलहाल एक तो एग्जामिनेशन से पूछ रहा है, तो प्लीज कंसीडर रखिए। इसमें क्या है? जो ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मृति या स्थान की रक्षा करें। आप देखते होंगे अगर आप किसी कुतुब मीनार पे, लाल किले पे या ताजमहल देखने गए होंगे तो वहां पे बड़े अक्षर में लिखा रहता है, पेज के नीचे, इमारतों पे भी है नहीं, दीवारों पे भी लिखा रहता है दीपक सन निशा। क्यों भैया, तुम्हारे ताज छपवाने बस्ती नहीं है क्या जो दीवार पे छापते जा रहे हो? मतलब दीवार गंदी कर रहे हो यार, कहीं तो कुछ सेंस रखो। तो ऐसी चीजों की यहाँ पे प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी सरकार की है, तभी वहां पे सीआईएसएफ का जवान आपको घूमते फिरते दिख जाए जो यहाँ पे ऐसे दीपक और निशा को एक तमाचा मारे नाम पे यही लिखना है नाम, अपना शादी का ताज छपवाना, कौन रोक रहा है? सही। तो बेटा ऐसी गलतियां, थूकना, उसे गंदा करना, उसे नुकसान पहुंचाना, ये सब नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? देन आपका इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 50 से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करना। देखो ये दोनों बॉडी बेटा बहुत अलग है, सही। न्यायपालिका मतलब साफ साफ बोलता है बात किसकी हो रही है? जुडिशरी की, सही। यहाँ पे बात किसकी हो रही है बेटा? जुडिशरी। और जुडिशरी में बात होती है यहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। आप इसे इस डिस्ट्रिक्ट वाले एग्जाम्पल से समझिएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया 50-50, मतलब अभी आप जुडिशरी मानिए थोड़ी देर के लिए स्वीटी, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मानिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साल टी, सही। यहाँ पे इसे क्या मानेंगे बेटा? साल टी। हाँ जी, स्वीटी का मतलब मोहल्ले वाली नहीं, स्वीटी मतलब यहाँ पे बात चल रही है मीठी, है नहीं? हाँ, मतलब 50-50। अब अंतर हो गया ना यहाँ पे 50-50 का। तो इस एग्जाम्पल से आप क्या समझ सकते हो? न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल अलग होती है बेटा कार्यपालिका से, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, कैबिनेट हो, या नॉर्मल सी बात है आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, सही। इन सब से अलग होता है। तो यहाँ पे आपका जो जुडिशरी है उसका मतलब क्या है भाई? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सही। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। यहाँ पे किससे अलग होंगे? मतलब ये नहीं सुनने वाले पीएम की, सीएम की, या आपका कैबिनेट की, या जितना भी आपका ऑफिसर्स वगैरह है, सही। मतलब इनका और इनका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता है। कहां से? आर्टिकल नंबर 50 से। और इस डिस्ट्रिक्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, इसमें भी यहाँ पे सालिटी होता है और यहाँ पे स्वीटी होता है। मैंने बताने के लिए बस आर्टिकल याद करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। मे भी आपके दिल दिमाग तक चीजें छप रही होंगी, सही। नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 51 जो कि लास्ट आर्टिकल है, और इसमें क्या कहा गया है? द स्टेट शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, मतलब राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों की जिम्मेदारी, सही, यहाँ पे जिम्मेदारी का सम्मान करेगा। देखो यहाँ पे मेरे बच्चा एक सिंपल सी बात ये है, जैसे
मैं इसमें एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये आपका ममता दीदी है, शेख हसीना जुल्फों वाली, जो थी बांग्लादेश की पीएम हुआ करती थी, अब तो नहीं है। मोदी जी, यहाँ पे अगर मोदी जी किसी कारण से यहाँ पे अपने पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फों वाली से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल की सीएम है वो यहाँ पे शेख हसीना जुल्फों वाली को गाली देना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, तुझे क्या जरूरत है मेरे बॉयफ्रेंड अमित इससे मोदी जी से बात करने की? तो बेटा ऐसा नहीं पॉसिबल है। सही, क्योंकि आर्टिकल नंबर 51 साफ साफ दीदी को समझा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरी संध्या दूसरे देशों के संबंध वो आपको पीसफुल्ली ही रखने होंगे। ऐसा नहीं है आप बाउंड्री पर, आप देश की सीमा पर राज्य हो तो आप किसी को भी गाली देना, किसी पे भी गोली चलवाना शुरू कर दो, नॉट ए पॉसिबल। क्योंकि आर्टिकल नंबर 51 इस बात को यहाँ पे स्टेटमेंट देता है फॉर द इंटरनेशनल में भी। शायद आपको यहाँ तक इस कंटेंट में कोई कमी नहीं आई लगी होगी। हाँ, कुछ क्लासिफिकेशन है जीपीएसपी का, वो मैं छोटा सा यहाँ बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन सा है बेटा? आर्टिकल 39, 38, 39 से 41, 42, 43, 43 से 47, इसमें बात सोशल की होती है नहीं? जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है गांधी वाला। सी, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये गांधी प्रिंसिपल में, और 5 ही आर्टिकल हैं, 40, 43, 43 बी, 47, 47, 47, 8 से यहाँ पे ये सब किससे रिलेटेड है बेटा? गांधी प्रिंसिपल से। ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, 43 बी लघु उद्योग वाले, एंड 46 यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड SC/ST को बढ़ावा देना है नहीं। और यहाँ पे 47 में था आपका मदपान निषेध बोलते थे, 48 में गोवध निषेध था। सही, ये सब गांधी के प्रिंसिपल थे। 40 यहाँ पे लाइब्रेरी इंटेलेक्चुअल है, इसमें उदारवादी में, इसमें समझ लीजिए 44, 45, 48, 48 से 49 और 50 और 51, ये सब बाद वाले मोस्टली इससे रिलेटेड है। तीनों प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी सवाल घुमा देता है। अब सब्जेक्ट क्यों तो मेरे यहाँ पे डाटा खत्म। जैसे मैंने कहा था आपसे कि हमारे एक स्टडी पंजा परिवार एक मुहिम पर काम कर रहा है कि जो आपके एग्जाम में सवाल आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पे अब कंसीडर करेंगे। तो कुछ अच्छे सवालों के साथ मैं आपसे मिल रहा हूँ। उम्मीद करूंगा जब सेशन आपने इतने प्यार से सुना होगा तो जवाब भी फटाफट मुझे कमेंट में दोगे, टक 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 याद आ रहा होगा नहीं? हाँ, जवाब देना बेटा यहाँ पे। जैसे पहले सवाल से मिलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द एप्लीकेशन ऑफ जीपीएसपी। यहाँ पे भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब है परिभाषित करना, तो आर्टिकल नंबर 37। सी, दूसरा सवाल है जीपीएसपी एस्टेब्लिश विच टाइप, है एम टू एस्टेब्लिश विच टाइप ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। तो बात यहाँ पे आई थी ना, मोटो, मोटो मतलब कल्याणकारी राज्य, सोशलिज्म, तो यहाँ पे आपको सोशलिस्ट ये वर्ड इधर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देन the Indian constitution borrow the concept of DPSP policy from which country constitution से, मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा है इस देश के संविधान से हमने ये लिया है। तो यू नो वेरी वेल, मैंने किससे बताया था? आयरलैंड से। ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आयरलैंड में भी कहां से लिया है? स्पेन से। ये बात पहले बताई थी, फिर समझा रहा हूं। सही, आयरलैंड में कहां से लिया है? स्पेन से। क्योंकि आया यार, सवाल पूछा है ये आयोग ने, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर सवाल से बात करता हूं बेटा, यहाँ पे डीपीएसपी के तहत कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता, मतलब प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कौन सा करता है? 39 से 39 ए। यही सवाल मैंने तूफानी होता बताया था और साफ साफ कहा था बेटा गलती मत करना। इससे राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 39 का ए, जो कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड होता है। बात क्लियर? देन Which article of the GPSP promotes the organization of village पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत संगठन को कौन सा आर्टिकल बढ़ावा देता है? तो यू नो वेरी वेल, वहां पे कौन सा था? आर्टिकल नंबर 40, ग्राम पंचायतों से रिलेटेड था, बलवंत राय मेहता समिति, याद आ गया होगा। कौन सा? विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। यूनिफॉर्म फॉर सिटीजन मतलब समान जो आपका सिविल संहिता अधिनियम है वो किससे लेके बेटा? आर्टिकल नंबर 44, यही तो बताया था 40 में 44, है नी? देन इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 45 प्रारंभ में बच्चों के लिए, सही, प्रारंभ में यहाँ पे बच्चों के किस आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता था? यहाँ पे शुरुआत में तो 6 से 14 साल, 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 साल तक तेरे फ्री ऑफ अकाउंट एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 21 भी यहीं से है, 21 का ए। साथ ही साथ विच आर्टिकल एम
to promote of educational educational interest of scheduled caste tribes and other with the section। तो मैंने बताया था SC ST OBC जितना भी ये पिछड़ा वर्ग है इससे वो जो स्कॉलरशिप वगैरह सुविधाएं जो है एजुकेशनल और इकोनॉमिकल वो कहां से मिलती है, तो आरटी का नंबर यहाँ पे 46। 345 में तो बच्चे की देखभाल इस टाइप को बताया गया एजुकेशन से रिलेटेड। न्यायपालित कार्यपालित से अलग कौन करता है, द प्रोविजन ऑफ सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सिस्टम अंडर विच आर्टिकल, तो बताया था डिस्ट्रिक्ट 50 50 50। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इधर आर्टिकल नंबर 50 इधर राइट आंसर। जो स्वीटी और साल्टी को अलग करता है, स्वीटी से मतलब है जुडिशरी, साल्टी से मतलब है एग्जीक्यूटिव, कौन अलग करता है यहाँ पे 50 है नी, आर्टिकल नंबर 50। नेक्स्ट आइए यहाँ पे आपका कौन सा अनुच्छेद है नी, विच आर्टिकल प्रमोट द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की सुरक्षा सुधार और वन्य जीव संघों तथा जंगलों की रक्षा को बढ़ावा देता है, तो 47 47 48 48 का ए, तो बेटा इसका सही जवाब है 48। क्योंकि 48 में तो यहाँ पे तीसरी की बात हुई है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका तीसरी बात हुई है पशु पालन की, तो यहाँ पे पर्यावरण की बात किसमें हुई है 48 से ए में, बात क्लियर। देन कौन सा अनुच्छेद ऐतिहासिक महत्व स्मारकों और स्थानों सुरक्षा से प्रदान करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ द हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, तो कौन सा बेटा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 49 49 से हम साथ साथ, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, हम साथ साथ हैं मतलब बाबू और जानू साथ साथ है, और साथ साथ का मतलब क्या होगा बेटा 49। तो यहाँ पे बाबू और जानू जो साथ साथ है ना, उन्हें यहाँ पे किसी भी ऐतिहासिक स्थल पे जाता है नाम नहीं लिखता अपना, थी बाबू आज से मेरा तेरा नाम अजर अमर, ना ना आप इस काम को छोड़ दीजिए, इसे भारत सरकार पूरा प्रोटेक्ट कर रही है। सही, यहाँ पे आर्टिकल 39A प्रोवाइड, अनुच्छेद 39 से किसके लिए प्रावधान करता है, बताया था बेटा अभी थोड़ी देर पहले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क से, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये 39 है, ये फ्री लीगल एड, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक कि इस सेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं, मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन उठा दिए, अब आप कैसे भी कहीं से भी पढ़ो, बस हमारी क्लास को अगर ध्यान से आप बाद में क्लास के बाद नोट्स बना लो या नो डाउट आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करूंगा बेटा आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। सेशन से मतलब है यार वजह साफ है, डायग्राम भी है, वजह साफ है, यहाँ पे कंसेप्ट को रटाई नहीं, एकदम से लिफाफे भागे नहीं जा रहा, चीजें हूबहू आप तक पहुंचाई जा रही हैं, उन्हें कैसे अलग अंदाज से पढ़ना है हम तुम जानते हैं यार। सही, अब वो पुराने जमाना नहीं है कि मैं बस बोल लो जाऊं पढ़ो जाओ पढ़ाओ जाओ, नहीं, चीजें रिलेट करो समझो। तितोली सर ने अगर यहाँ से चीजें घुमाई हैं तो हमें भी 7x7 हुआ है नहीं, तो ये मैं और आप जानते हैं कि भाई वहां जाते हैं तो साथ ही साथ जाते हैं, 7 का मतलब 7x7 49 होता है, तो आर्टिकल 49 लो करवा लो हमसे, भूल गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। तो छोटे से छोटे पॉइंट को हम नोट करेंगे और ध्यान देंगे, उन्हें कैसे याद किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर्मूलों के साथ या कह लीजिए डायग्राम या एक अलग सिस्टम के साथ जो स्टडी फंडा परिवार आपके साथ जुड़ा है बेटा, उम्मीद करूंगा हमें आपका प्यार और विश्वास ऐसे ही मिलता रहे। राइट, अगर वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करो, साथ ही साथ शेयर, हाँ जी इसे करना ना भूलें अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सच में यहाँ पे कुछ 2 शब्द जरूर दिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मैं हर एक कमेंट को पढ़ने को यहाँ पे आपका मतलब सुनूंगा। तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।